ये देखिए कहां से और तैयारी है अपनी हवाई क्षमता को और बढ़ाने की। हवाई मारक क्षमता बढ़ाने के लिए देखिए उन्होंने क्या किया है। ये 2 जगहें ऐसी हैं जहां पर वो न सिर्फ अपने फाइटर प्लेन्स को लैंड कराने, वहां से टेक ऑफ कराने, बल्कि वहां पर ऐसे कंक्रीट के इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एकदम से पकड़ में ना आए कि कितने फाइटर प्लेन्स वहां पर खड़े हुए हैं। एक है उसमें टिंगरी काउंटी जो सिक्किम के बेहद करीब है, और दूसरी इसमें आप देख रहे हैं भारत को यहां उत्तराखंड के करीब घेरने के लिए बुरांग काउंटी में भी उसने इसी तरीके से अपनी फैसिलिटीज, मिलिट्री फैसिलिटीज बनाई हैं। और अगर इसको आप देखेंगे पिथौरागढ़, बुरांग काउंटी, इसकी दूरी है 50 किलोमीटर, और यहां अगर आप देखेंगे टिंगरी काउंटी और सिक्किम के बीच की दूरी महज 70-80 किलोमीटर की हवाई दूरी, महज 70-80 किलोमीटर की। मतलब इसका यह बहुत साफ है कि हिंदुस्तान जब रिलाय कर रहा है, भरोसा कर रहा है, बातचीत कर रहा है और ये उम्मीद कर रहा है कि डिसएंगेजमेंट, डिस्कलेशन होगा, वहां उसी समय क्या किया जा रहा है ये आप देख रहे हैं। लेकिन जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, निगाहें हैं क्योंकि इस बार भरोसा है, लेकिन भरोसे के साथ साथ उसको वेरीफाई भी किया जा रहा है। चीन वाया नेपाल बिछा रहा है जाल, सेना को सिविलियन बताकर ले जा रहा है ड्रैगन। वहां पर उसने गांव के गांव बसा लिए हैं, गांव में अपनी मिलिट्री के लोगों को वहां पर बसाने की तैयारी है ताकि वो वहां के नागरिक कहलाएं। टिंगरी काउंटी से सिक्किम की हवाई सेना, जैसा मैंने आपको बताया, बेहद करीब 70 से 80 किलोमीटर की दूरी बचती है, हवाई दूरी। और यहां पर जैसा आपको पहले भी बताया मैंने कि अपने लोगों को नागरिक बनाकर वहां पर ले जा रहा है, नॉर्मल सिविलियन बनाकर आर्मी के लोगों को वहां पर बसाया जा रहा है। इसी तरीके से इन फैसिलिटीज को 2 रूपों में बनाया जा रहा है, ऐसा कि जब चाहे सुविधा के हिसाब से उसको पहले सिविलियन बता दे और जब चाहे सुविधा के हिसाब से उनका मिलिट्री इस्तेमाल भी कर ले। और ये बहुत बड़ा अलार्म है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तानी अथॉरिटीज ये बता रही हैं कि हमारी निगाह लगातार है, हम इस पर निगाह रखे हुए हैं, बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं और जब वक्त आएगा हम इसका माकूल जवाब देंगे। भारत, नेपाल, तिब्बत ट्राई जंक्शन के बेहद करीब बुरांग काउंटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, $1.5 बिलियन से दोनों एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। और ये इन्होंने गोल बनाया है कि या तो इस साल के अंत तक या 2022 की शुरुआत में ही ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी थ्रेट है, चुनौती है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए और इसको काउंटर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब के पास जाता हूं। गुड इवनिंग सर, आपकी टिप्पणी इस पर। नमस्कार जी। देखिए, लास्ट ईयर भी ये बात आई थी जब हमारा चाइना के साथ रिलेशनशिप कुछ बिगड़ा था लद्दाख के अंदर। उस समय सबको ये क्लियर हो गया था कि भारत सेना इस समय चाइनीज़ से कहीं सुपीरियर है, चाइनीज़ एयरफोर्स से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है और हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं ऑपरेशन लद्दाख के लिए। और उस समय चाइनीज़ को ये बड़ा ख़तरा था कि अगर भारत ने कुछ हमारे साथ कोई भारत की कोई ग्राउंड फोर्सेस की हरकत हुई तो उनकी एयरफोर्स हमें बहुत परेशान करेगी, हमारे जो कुछ भी हमारी एयर इंस्टॉलेशन है उनको बर्बाद करने की काबिलियत रखती है। ख़ास तौर से जब रफ़ाल एयरक्राफ्ट आया था, उसके बाद हम लोगों ने बहुत ट्रेनिंग सॉर्टिस की थी लास्ट समर, आपको याद होगा। उस चीज़ को देखते हुए चाइना ने अब ये फैसला किया कि हम भी इसकी तरह तैयारी करें। आज आपने सही तरीके से दिखा दिया, ये बड़ी भारी चुनौती है हमारे लिए कि उन्होंने फॉरवर्ड एरियाज़ में अपने एयरफील्ड्स बनाए हैं जिससे कि वो एयर ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सके ग्राउंड फोर्सेस के लिए लद्दाख के अंदर। तो इसलिए हमें भी अपनी एयर स्ट्रैटेजी को कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे एयर चीफ साहब इसमें ऑलरेडी कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को काउंटर कर सकें बराबरी चोट पर। हमारा एक एयरपोर्ट लद्दाख के अंदर लेह पर है, एक थॉइस में है और एक दिप्सांग प्लेन्स में है। तो तीनों जगह हमारे हैवी एयरक्राफ्ट लैंड भी कर सकते हैं, हमारे जेट एयरक्राफ्ट भी वहाँ से फ्लाई कर सकते हैं। और हिंटरलैंड में हमारे और कई एक एयरफील्ड्स हैं जिससे हम लद्दाख के अंदर ऑपरेशन सपोर्ट कर सकते हैं। सो इस समय मैं ये कहूँगा कि यस, ट्रेनिंग के ही बाद में इस तरह की हरकत होती है और हमें इस समय बहुत इसकी तैयारी रखनी है, बहुत इसकी जांच करनी चाहिए, बहुत इसकी सर्वेलेंस करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी बिल्कुल बराबर मुंह तोड़ जवाब इंडियन एयरफोर्स देने की काबिलियत रखती है। उसकी तैयारी अवश्य हो रही होगी, उसके आर्मामेंट, उसके। लेकिन आपकी बातों से जो अंडरलाइन करने वाली बात मैं ले सकता हूं सर, जो जिस पर मेरा भी भरोसा है
और इसीलिए हम ये खबर दिखा रहे हैं कि ये थ्रेट है, इसको थ्रेट के रूप में परसीव करते हुए हमको अपना कदम अगला उठाना चाहिए। मैं ये भी बता दूं, अशोक सज्जनहार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। बहुत स्वागत है सर आपका भी। लेकिन पहले शिवाज सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हमको जो करना चाहिए, क्या वो हम कर रहे हैं सर, या और क्या प्रीएम्प्ट कर पा रहे हैं चीजों को, या आपको लग रहा है कि इसमें चाइना जो है वो आगे आगे चीजें कर पाने में कामयाब हो रहा है? बिल्कुल दिनेश, दो चार चीजें हैं। एक तो ये देखना पड़ेगा कि जो डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई एक प्रकार से शुरू हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई है। देखो, पहले ये कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी कि फेजेज में होगा। पहले फेज के अंदर नॉर्थ और साउथ और पंगेंगसो में होगा, फिर होगा गोगरा और हॉट स्प्रिंग, और उसके बाद होगा देपसांग। और कहीं ना कहीं भारत ने जो फेज 1 में अपना जो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, कैलाश रेंज को खाली कर दिया, जो एक आपका लीवरे था, उसके कारण भारत का जो अब लीवरे है और जो ट्रम्प कार्ड है वो नहीं रहेगा फेज 2 और फेज 3 में। अब कहीं ना कहीं चीन उसको मुकर रहा है और वो ढीली ढाली करे, ना गोगरा ना हॉट स्प्रिंग और स्पेशली देपसांग से जाने की बात नहीं करा। अब तो डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन की बात करते हो, वो अभी बिल्कुल पीछे नहीं गया। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीन ने वादा किया था वो नहीं कर रहा अभी, और वो एक ये प्रेशर प्रैक्टिस कर रहा है भारत के ऊपर कि वो दिखा रहा है कि जो आप हॉट स्प्रिंग है या गोगरा है, स्पेशली देपसांग। सर, मुझे याद है शिवाज सर, आपने पिछले साल जब ये बात हो रही थी 24 जनवरी को, जब ये डिसएंगेजमेंट की बात हुई इसी साल, तब आपने ये बात कही थी कि हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये लुभाने के लिए तो नहीं है कि यहां से जो टैक्टिकल हाइट्स हैं वहां पहले हम वहां खाली कर दें और बाद में ये लोग पीछे हटने के लिए रजामंद ना हो। जरा सुमित के पास मैं जाना चाहता हूं इस बात को लेकर। सुमित, नेपाल अपने आप को इस्तेमाल क्यों होने दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बात अगर दिनेश करें, ये दोनों इलाके हैं तिब्बत के इलाके जहां पर ये एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि ना सिर्फ इन इलाके बल्कि इससे पहले भी कई बार रिपोर्ट सामने आई कि भारत और नेपाल के बॉर्डर के आसपास के जो गांव हैं वहां पर चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, घर बना के दे रहा है, अपने बेसिस बना रहा है और वहां पर अपने लोगों को बसाने की कोशिश भी कर रहा है मिक्स उसमें। तो ये सारी कवायद इसलिए कि ताकि ना सिर्फ एलएसी के ऊपर भारत के लिए दिक्कतें पैदा करे, बल्कि दूसरे देश, वही तो मैं कह रहा हूं, हमको तो जब नुकसान पहुंचाएगा तब हम देख लेंगे। लेकिन क्या नेपाल को ये डर नहीं है कि हम हड़ पे जा रहे हैं धीरे धीरे? तेरा क्या होगा कालिया की तर्ज पर? देखिए, नेपाल के सामने मजबूरियां हैं। हम सभी जानते हैं कि वित्तीय जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसके अलावा कई और क्राइसिस हैं नेपाल के सामने, और ये नेपाल धीरे धीरे, लोग तो समझ रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम नहीं समझ रहा। आपको याद होगा कि जब ओली साहब ने लगातार चीन को आपने फेवर करना शुरू किया था, तो नेपाल में हमने देखा प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए। लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। ये जो आपने कहा ना कि लोग समझ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट उसको झुठलाकर चीन के साथ कुर्बत बढ़ाने में जुटा है, क्योंकि इसमें निहित स्वार्थ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।